अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे लास्ट डेथ इन ग्रीविंग का, जो कि FON 2 में यूनिट नंबर 10 है। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं। तो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डेथ क्या होती है, कि जब एक पर्सन के वाइटल फंक्शन में जो है ब्लॉकेज आ जाए, वो इरिवर्सिबल और परमानेंटली वो फंक्शन करना छोड़ दे, तो फिर पर्सन की हमारे पास डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर हमने लॉस पढ़ा कि लॉस क्या होता है, कि जब कि आप किसी चीज को वैल्यू देते हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो हमारे पास जो है पर्सन हो, कि जब आप वो खत्म हो जाए, वो लॉस हो जाए, तो फिर इसको कहते हैं लॉस। अच्छा, जब डेथ या लॉस होती है तो इस दौरान पर्सन की जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं ग्रीफ, कि वो जब सैडनेस कंडीशन में होता है, जब वो सदमे में होता है, जब वो गम में होता है, तो इस कंडीशन को फिर कहते हैं हमारे पास ग्रीफ। या किसी पर्सन को जब पता चल जाए कि उसके साथ ये लॉस होना है, या उसे एंड स्टेज की डिजीज है, या उसमें ये एबनॉर्मलिटी आने वाली है, तो उस टाइम पे वो हमारे पास कंडीशन ऑफ ग्रीफ में होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि ग्रीफ क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे पास जो ग्रीफ का हमारे पास इंपॉर्टेंट मॉडल है कुबलर मॉडल, उसके डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं, और एट द एंड हम आपको ये बताएंगे कि जब एक पर्सन डाइंग कंडीशन में होता है या एक पर्सन की डेथ हो जाती है, उस दौरान उस नर्स का क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो किस तरह केयर प्रोवाइड करेगी, फैमिली मेंबर्स को किस तरह सपोर्ट करेगी, तो उस दौरान उस पेशेंट की नर्स की जो जिम्मेदारियां हैं, तो वो भी एट द एंड हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो की पहली ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है, ग्रीफ इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ लॉस। Grief is a form of sorrow involving feeling, thoughts and behavior caused by a bereavement। तो bereavement किसे कहते हैं, कि loss of loved one, उसको कहते हैं bereavement। तो जब हमारे पास कि ब्रीफ क्या है, इमोशनल रिस्पांस है लॉस की तरफ, कि जब हमारे पास कोई लॉस होता है, कोई अपने प्यारे की डेथ होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो पर्सन की सारो फीलिंग्स होती हैं, जो उसकी जो एबनॉर्मल थॉट्स होती हैं, जो उसके बिहेवियर सारो बिहेवियर होता है, जो उसको इमोशनल डिप्रेस कंडीशन उसकी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रीफ। और नॉर्मल जबान में इसे कहते हैं कि ये पर्सन गम के सदमे में है, ये पर्सन हमारे पास किस में है, डिप्रेस या स्ट्रेस है, लेकिन रिलेटेड टू बेरेवमेंट और लॉस। ग्रीफ इज अ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रिस्पांस टू अ लॉस, कि आपका लॉस की तरफ फिजिकल रिस्पांस, कि आप रोते हो, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, आपका साइकोलॉजिकल, कि आप इमोशनल होते हो, आप डिप्रेस होते हो, स्ट्रेस में होते हो, कंफ्यूज होते हो, और आपका जो स्पिरिचुअल रिस्पांस है लॉस की तरफ, इसको कहते हैं ग्रीफ। तो ये आप MCQs के लिए याद रख लें कि ये तीनों रिस्पांस हमारे पास जब लॉस की तरफ होंगे, तो इसको क्या कहेगा, ग्रीफ। Grief is a set of cognitive, emotional and social difficulty that follow the death of loved one। कि जब आपके पास किसी loved one की डेथ होती है, उस दौरान जो आपकी cognitive, जो आपकी इमोशनल या सोशल डिफिकल्टीज होती है। cognitive मतलब कि आपके लर्निंग, आपके थिंकिंग, रीजनिंग वगैरह की जो आपके पास सेटिंग है, उसके बाद जो आपकी इमोशनल हेल्थ और आपकी सोशल, तो इनमें आपके पास डिफिकल्टीज आ जाती हैं, आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आप डिप्रेस रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप गमगीन रहते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हमारे पास ग्रीफ। The grief process involves a sequence of effective cognitive and psychological states as a person responds to and finally accept a loss। कि जब हमारे पास कोई लॉस होता है, तो उसके स्टार्ट से लेके पर्सन में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। पहले तो वो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कहते हैं नहीं ये नहीं हुआ। उसके बाद जब वो देखते हैं तो वो डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो रोता है, हमारे पास वो चीखें निकालते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये लॉस हो चुका है, ये नॉर्मल बात थी, ये हर पर्सन के साथ होता है। तो ये हमारे पास जितनी ये तमाम स्टेप्स जो है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये ग्रीफ प्रोसेस कहलाते हैं, ये पूरे आपकी ग्रीफ में आते हैं। और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट इज अ नॉर्मल, नेचुरल, नेसेसरी एंड एडाप्टिव रिस्पॉन्स टू अ लॉस। देखो ये हमारे पास नॉर्मल रिस्पांस है, जिस पर्सन का भी लॉस होगा, वो जिसको वो वैल्यू दे, वो इस ग्रीफ स्टेज से गुजरेगा। इसके बाद ये नेचुरल होता है, ये अल्लाह की तरफ से ये कुदरती होता है, और
ये नेसेसरी एंड एडेप्टिव रिस्पांस भी है। क्यों? क्योंकि जब एक पर्सन को कोई लॉस होता है और वो फिर ये ग्रीफ प्रोसेस से गुजरता है कि पहले वो टेंशन डिप्रेशन में रहता है, फिर एट द एंड वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये लॉस हो गया है और ये नॉर्मल बात, ये हर पर्सन के साथ होता है, तो फिर वो हमारे पास स्ट्रेस फ्री हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह ग्रीफ के स्टेज से वो नहीं गुजरता, फिर वो पर्सन हमारे पास कंटिन्यूस डिप्रेशन में होगा और वो हमारे पास एक्सेप्शन की स्टेज तक आएगा भी नहीं, और ये फिर उसके लिए क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, ये उसके लिए डेंजरस होगा। लिहाजा ग्रीफ जो हमारे पास है ये नेचुरल नॉर्मल नेसेसरी एंड एडेप्टिव रिस्पांस है लॉस की तरफ। अब लॉस एंड ग्रीविंग में क्या फर्क है? लॉस जैसे कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि समथिंग ऑफ वैल्यू इज गॉन, कि वो चीज जिसको आप वैल्यू देते थे, जिसको आप अहमियत देते थे, वो जब आपसे छूट जाए, इसको लॉस कहते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास ग्रीफ, टोटल रिस्पांस टू इमोशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू लॉस, कि आपका जो लॉस हो गया उस दौरान जो आपकी टोटल रिस्पांस, जो आपकी इमोशनल, जो आपके साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल जो रिस्पांस है, उसको कहते हैं ग्रीफ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रूमेंट। ब्रूमेंट कहते हैं सब्जेक्टिव रिस्पांस टू बाई लव्ड वंस। क्या होता है कि जब आपका प्यारा, आपका रिलेटिव, आपका फैमिली मेंबर कोई फोत हो जाते हैं, उसकी तरफ जो आपका सब्जेक्टिव रिस्पांस होता है, जो आपका उसकी तरफ क्या होता है, जो उसकी तरफ आपकी अटैचमेंट वगैरह होती है, उसकी वजह से जो आप डिप्रेशन वगैरह में होते हैं, जो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं, इसको कहते हैं ब्रूमेंट। इसके बाद हमारे पास है मॉर्निंग। एक मॉर्निंग होता है, वो मॉर्निंग नहीं, ये मॉर्निंग हमारे पास है कि बिहेवियरल रिस्पांस, के जब हमारे पास कोई गम वगैरह होते हैं और एक पर्सन रोता है, चिल्लाता है, या वो आहे भरता है, या जो उसका फरियाद करता है, तो उसको कहते हैं मॉर्निंग बिहेवियरल रिस्पांस। कि एक पर्सन रो रहा है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन, वो रोने की शक्ल उसने अपनाई हुई है, वो जो है आहे भर रहा है या चीखें निकाल रहा है, इस तरह का जो बिहेवियरल रिस्पांस होता है लॉस या किसी लव्ड वन डेथ की तरफ, उसको कहते हैं मॉर्निंग। इसके बाद हमारे पास फंक्शन ऑफ ग्रीफ। देखो जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ये एडेप्टिव रिस्पांस है, तो ग्रीफ का फंक्शन क्या होता है हमारे पास? टू मेक द आउटर रियलिटी ऑफ द लॉस इनटू एन इंटरनली एक्सेप्टेड रियलिटी। देखो हर कोई, किसी को पता है एडल्ट को कि हमने एक दिन मरना है या हमारे रिलेटिव्स ने एक दिन मरना है, तो ये उसकी इंटरनल रियलिटी है। लेकिन एक्सटर्नल जब इस तरह वाक़ हो जाते हैं तो वो फिर ग्रीफ में चले जाते हैं, वो सदमे में होते हैं, वो डिस्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो ग्रीफ है वो धीरे धीरे आपको ये बताता है कि आपकी जो इंटरनल रियलिटी है और जो एक्सटर्नल, उसको आपस में रिलेट करता है, स्टेबल करता है, कि ये जो कंडीशन थी, ये जो लॉस है, ये आपके पास क्या है, ये आपके होना था आपके साथ, ये हर किसी के साथ होता है, लिहाजा इट्स नॉर्मल। इसके बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन, टू लेसन द इमोशनल अटैचमेंट टू द लॉस्ट पर्सन और ऑब्जेक्ट। देखो आपने देखा होगा कि जब हमारे पास वो डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, उसको जब दफनाया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो गम का जो लेवल होता है, जो स्ट्रेस डिप्रेशन होता है, वो उसके रिलेटिव्स वगैरह का थोड़ा सा जो है वो कम होता है, वो टाइम के साथ, वो इन्वायरमेंट के साथ खुद को फिर एडजस्ट कर लेते हैं, वो रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सब जो होता है ये थ्रू ग्रीफ होता है, ये थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। तो ये ग्रीफ का ये भी फंक्शन है कि ये आपके जो इमोशनल अटैचमेंट थी वो लास्ट पर्सन या लास्ट ऑब्जेक्ट के साथ, उसकी इमोशनल अटैचमेंट को ये कम कर लेता है। इसके बाद टू मेक इट पॉसिबल फॉर द ब्रूड पर्सन टू बिकम अटैच्ड टू अदर पीपल आर ऑब्जेक्ट। और क्या होता है कि ये आप इस बात को पॉसिबल कर लेते हैं कि पहले जो आपका जो पर्सन, आपका लव्ड वन डेथ, उसकी डेथ हो गई थी, आप उससे रिलेट थी, इमोशनल आप डिप्रेस वगैरह थे, तो फिर क्या कर लेते हैं, फिर उससे थोड़ी बहुत आपका जहन हटा के ये आपके बाकी चीज़ों में लगा लेता है, बाकी चीज़ों में, कि आप रिलीजियस एस्पेक्ट्स वगैरह इसकी तरफ चले जाते हैं कि हाँ हर इंसान के साथ, हर इंसान ने मरना है। मुसलमानों का ये अकीदा है कि वो जो अच्छे काम करेगा वो जन्नत जाएगा, जो बुरे करेगा वो जन्म जाएगा। तो इस तरह की चेंजेस जो आप में आती है, और आपकी जो अटैचमेंट थी, जो आपके जो है स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल था, वो फिर थोड़ा बाई थोड़ा आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लिहाजा ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है ग्रीफ के। अब
टाइप ऑफ ग्रीफ, ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें इसके नेम के हमारे पास 4 टाइप्स हैं और इसके ये नेम है एंटिसिपेटरी ग्रीफ, नॉर्मल और कॉमन ग्रीफ, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ एंड डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ। तो इसके जो है सिर्फ आप नेम याद कर लें, इसमें जो एक्सप्लेनेशन हमने करनी है वो सिर्फ इस टाइप की करेंगे। तो अभी हम करते हैं कि कॉमन ग्रीफ रिएक्शन। A grief reaction is a set of psychological and somatic body symptoms that result from extreme sorrow or loss। कि जब आपके पास कोई लॉस या एक्सट्रीम सारो होता है उसको रिस्पांस देने के लिए जो आप में साइकोलॉजिकल या सोमेटिक सिम्टम्स आती है, आप रोते हो, आपको हेडेक होती है, आपका जो है टेम्परेचर हो जाता है, कभी कभार आप जो है हाइपो में चले जाते हो, बीपी आपका कम हो जाता है, ये आपके सोमेटिक रिस्पांस है। इस तरीके से साइकोलॉजिकल रिस्पांस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें तो ये हमारे पास जब लॉर्ड वन की तरफ आपका या किसी भी लॉस की तरफ जब आप एक्सट्रीम सारो में होते हैं और ये रिस्पांस आपके आते हैं, इसको कहते हैं ग्रीफ रिएक्शन या ग्रीफ रिस्पांस। These reaction fall into 4 different categories। इसको हमने 4 different categories में डिवाइड किया हुआ है कि हमारे पास थॉट पैटर्न, आपके थॉट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं ग्रीफ रिएक्शन में, आपके जो है थॉट की कैपेबिलिटी वो कम हो जाती है, आपको तरह तरह के ख्यालात आते हैं, बार बार आपको उस जो है डेथ पर्सन की जो आपका लव्ड वन जो है उसकी डेथ हो गई है तो उसकी यादें आपको आती है, तो थॉट पैटर्न आपका इफेक्ट होता है। इसके बाद फिजिकल सेंसेशन भी आपकी इफेक्ट होती है। फिजिकल सेंसेशन मतलब रोते हैं, छोटी छोटी बात के आप खफा होते हैं। इसके बाद इमोशंस एंड बिहेवियरल ये चेंजेस भी आप में आ जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ग्रीफ की तरह एक पर्सन की। अब कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रीफ कि जब हमारे पास एक पर्सन सदमे में होते हैं या किसी की लव्ड वन डेथ हो जाती है और वो उसके पीछे रोता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसमें हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन सी है। शॉक एंड डिसबिलीफ में लोग अक्सर चले जाते हैं, शॉक में हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो जाता है। वैसे साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर में वो कोई बंदा चल जाता है, वो डिसबिलीफ में जाता है। सबसे पहले तो वो बिल्कुल मानता ही नहीं है कि हमारा लव्ड वन की डेथ हो गई ये और वो। इसके बाद हमारे पास सैडनेस में वो पर्सन जा सकता है, खफा होता है, गमगीन सा रहता है, वो गिल्टी कभी कभार पेश करते हैं। कभी कभार लोगों का ये होता है कि अगर मैं ये एक्शन ना करता तो इस पर्सन की डेथ ना होती, या अगर मैं इसकी बात मान लेता तो इसकी डेथ ना होती। अक्सर जो हमारे पास सुसाइड वगैरह इस तरह के केसेस होते हैं, तो उस तरीके से कभी कभार क्या होते हैं गिल्टी में कोई चला जाता है, गिल्टी शो करता, गिल्टी फील करता है। इसके बाद हमारे पास एंगर, कुछ लोग इस कंडीशन में एंग्री होते हैं कि क्यों ये लॉस मेरा क्यों हुआ, ये मेरा लॉस नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग एंग्री जो है वो हो जाते हैं, एंगर जो कंडीशन में चले जाते हैं। इसके बाद फियर, कुछ लोग डरते हैं, फियर में चले जाते हैं लॉस अगर किसी का हो जाए। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, हमारे पास बिहेवियर जो है वो फिर आपका ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, डिसऑर्गेनाइज रहता है। छोटी बात पे आप रोते हो या आप जो है खामोश से रहते हो, किसी को सही से रिस्पांस नहीं देते। इसके बाद फिजिकल सिम्टम आप में आ जाती है, एनोरेक्सिया, जीआई इश्यूज और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इश्यूज आप में आ जाती हैं। तो वो तमाम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो ग्रीफ के दौरान एक पर्सन जो है उसको क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करता है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। Kubler-Ross in extensive research with terminally ill patient identify 5 stages of feeling and behavior that individual experience in response to a real pursuit or anticipated लॉस। तो ये लॉस के जो हमारे पास टाइप्स हैं, रियल और एक्चुअल लॉस, इसके बाद हमारे पास परस्यूड एंड एंटिसिपेटेड, ये हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, क्यूबलर-रॉस ये क्या कहते हैं कि उन्होंने रिसर्च की टर्मिनली इल पेशेंट पे, उन पेशेंट पे जिसको कंफर्म होते हैं कि हाँ मैंने कुछ दिन बाद मरना है, क्योंकि उसकी जो डिजीज होती है वो टर्मिनली इल होती है, वो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं कि उनका जो है ट्रीटमेंट वो पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हमारे पास क्या होता है, इस दौरान जो इनके ग्रीफ के जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे पास जो बिहेवियर, जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, तो ये इनको 5 स्टेजेस में उन्होंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। कि जब हमारे पास लॉस या कोई हमारे पास क्या होता है कि ब्रीवमेंट या डेथ एटसेट्रा या ग्रीफ में जब हमारे पास कोई पर्सन ग्रीफ में होता है तो वो इन 5 स्टेजेस से गुजरता है। तो ग्रीफ के जो हमारे पास कितने स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस, किसके, क्यूबलर-रॉस के। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। तो 5 स्टेजेस जो उसके हैं वो डिनाइल,
एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, इनका नेम, इनकी तादाद और इनके नंबर्स आपको याद होने चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा है। अभी एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिनाइल एंड आइसोलेशन स्टेज। डिनाइल इज अ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ फैक्ट, इंफॉर्मेशन, रियलिटी रिलेटिंग टू द सिचुएशन कंसर्न। इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म एंड परफेक्टली नेचुरल। कि डिनाइल एंड आइसोलेशन स्टेज ये होता है कि इस स्टेज में जब किसी पर्सन का कोई लॉस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिल्कुल उसे मानता ही नहीं, या किसी पर्सन को पता चल जाए कि मुझे ये बड़ी बीमारी है, ये लाइफ थ्रेट बीमारी है, मेरे अब जिंदगी पॉसिबल नहीं है, ये बीमारी की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, इस तरह के कोई भी लॉस होते हैं तो उस पर्सन में फर्स्टली वो बिल्कुल उसको मानता ही नहीं, वो कहता है कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है और परफेक्टली ये नेचुरल है, क्योंकि इसमें पर्सन बिल्कुल कुछ फील ही नहीं करता, वो बिल्कुल उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो कहते नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ, वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता लॉस को। सेकंड जो हमारे पास स्टेज है वो क्या है, वो है एंगर। एंगर कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वे। People dealing with emotional upset can be angry with themselves and with other, especially those close to them. तो जो हमारे पास सेकेंड स्टेज में क्या है कि पर्सन को पता चल जाए कि ये लॉस उसके साथ हो गया तो वो फिर एंग्री हो जाता है। एंग्री क्यों होता है, उसके जहन में जो कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट जो पेश करता है वो ये कहते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये आखिर मेरा क्यों नुकसान हुआ, ये मेरे साथ बिल्कुल अच्छा ही नहीं किया। तो इस तरह के क्वेश्चन वो करता है और वो एंग्री हो जाता है अपने लॉस में। थर्ड स्टेज जो हमारे पास आते हैं वो आ जाते हैं बार्गेनिंग। Traditionally, the bargaining stage for people facing death can involve attempting to bargain with whatever God the person believe in. कि जब हमारे पास किसी पर्सन को पता चल जाता है कि अभी मैं मरने वाला हूं, मुझे एक जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जिससे मेरी जिंदगी पॉसिबल नहीं, मतलब किसी पर्सन का हार्ट मुकम्मल फेल हो गया या कोई पर्सन दोनों किडनी फेल हो गई है, वो डायलिसिस वगैरह पे है, इस तरह कोई और हमारे पास मेजर डिजीज अगर हुई है तो फिर क्या कर लेते हैं कि वो इसको एग्री हो जाते हैं, सही मुझे जो है लॉस ये मेरे साथ होना है, ये लॉस मेरा होना है। तो इस स्टेज पे वो फिर बार्गेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं अपने गॉड के साथ कि वो बार्गेनिंग इस तरह के हमारे पास एक पर्सन जो है वो मरने वाला होता है, मतलब कि उसको इस तरह की डिजीज है जिसकी वजह से उसका लाइफ पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर उसे कहे 3-4 दिन में जो है इसकी डेथ हो जाएगी। तो फिर उस स्टेज में क्या होते हैं, या कि उसे कहते हैं 1-2 मंथ में आपकी डेथ हो जाएगी, फिर वो बार्गेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि चलो डेथ तो मेरी हो रही है या ये लॉस मेरा हो रहा है, लेकिन इस लॉस से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी करूँ, इस लॉस से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने जो है बच्चों के लिए उसका मुस्तकबिल उसको मैं क्या कर लूँ, उसके लिए मैं उनका फ्यूचर में सिक्योर करूं। इस तरह जो है वो कोई जो है प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस तरह फिर वो बार्गेनिंग स्टार्ट कर लेता है इस स्टेज में। बार्गेनिंग रेयरली प्रोवाइड अ सस्टेनेबल सोल्यूशन स्पेशली फॉर इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। और बार्गेनिंग जो है ये फिर एक अच्छा हमारे पास सस्टेनेबल सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जो है उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसकी पूरा करने की कोशिश करता है। तो बार्गेनिंग में उस पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहते हैं और फिर कहते हैं खैर अगर इसके बाद मेरी डेथ होती है या लॉस कोई होता है वो होने दो, लेकिन ये जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैं पूरा कर लूँ। तो इस तरह फिर वो क्या कहते हैं, ये गॉड के साथ बार्गेनिंग स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेज है वो है डिप्रेशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉस इज एक्सपीरियंस, द सेंस ऑफ लॉस इज इंटेंसिव एंड फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन prevail. This is a time of quiet depression and disengagement from all association with the lost entity. इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में पर्सन कंफर्म हो जाता है, उसे लॉस का पता चल जाता है, तो फिर इस स्टेज में वो एक डिप्रेशन में होता है और जो लॉस्ट चीज़ें होती हैं तो उससे वो अपना रिलेशन एसोसिएशन जो है वो क्या हो जाते हैं, उसका उन चीज़ों से ख़त्म हो जाते हैं, एसोसिएशन उसका कट जाता है। तो ये हमारे पास फिर क्या होते हैं, ये डिप्रेशन स्टेज, और इसमें पर्सन क्या होते हैं डिप्रेशन सैडनेस में हमारे पास वो पर्सन होता है। और लास्ट जो हमारे पास स्टेज है क्यूबलर रॉ स्टेज ऑफ ग्रीविंग में वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस लास्ट स्टेज है कि द फाइनल स्टेज ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ पीस रिगार्डिंग द लॉस दैट हैज अकर्ड। इट इज अ टाइम ऑफ क्वाइट एक्सपेक्टेशन एंड रिजिग्नेशन। ये स्टेज हमारे पास ऐसा है कि इसमें
ये क्वाइट नहीं, ये क्विट। इस स्टेज में ऐसा होता है कि हमारे पास वो पर्सन जो है वो कंफर्म हो जाता है कि ये लास्ट मेरे साथ होना है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, खुद को एडजस्ट कर लेते हैं उसके लिए, और जो उसके एक्सपेक्टेशन वगैरह या तो एक्सपेक्टेशन या उसकी जो विशेष है उसको पूरा कर लेता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और या उनको बिल्कुल ख़त्म कर लेता है और इसके साथ खुद को एग्री कर लेते हैं कि अब ये लॉस मेरा होगा। द फोकस इज ऑन द रियलिटी ऑफ द लॉस एंड इट्स मीनिंग फॉर द इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय इट। इसमें फोकस क्या होते हैं कि जो रियलिटी ऑफ लॉस हो कि ये लॉस मेरा होना था, लिहाजा हो गया, मैं इसको नहीं रोक सकता था, ये एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल, और ये भी कहता है कि ये लॉस हर एक के साथ होते हैं, मतलब अगर किसी के पेरेंट में कोई फोत होता है या किसी के फ्रेंड्स वगैरह में, तो फिर एट द एंड वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस मैंने भी एक दिन जाना है, मेरी भी एक दफ़ा मौत होगी। तो इस स्टेज को कहते हैं एक्सेप्टेंस। रीचिंग दिस स्टेज ऑफ मॉर्निंग इज अ गिफ्ट नॉट अफोर्डेड टू एवरीवन। और जो एक्सेप्टेंस स्टेज है कि जब आप अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके साथ एग्री कर लेते हो, सही है, तो फिर क्या होता है, ये हमारे पास इस स्टेज तक हर कोई नहीं पहुंचता। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है नर्सिंग इम्प्लीकेशन के नर्स केयर इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कंफर्ट, मेंटेनिंग सेफ्टी, एड्रेसिंग फिजिकल एंड इमोशनल नीड एंड टीचिंग कोपिंग स्ट्रेटेजीज टू टर्मिनली इल पेशेंट एंड देयर फैमिली। कि जब हमारे पास एक पर्सन डाइंग कंडीशन में होते हैं, वो मरने वाला होता है या किसी पर्सन की डेथ होती है, तो हम किस तरह कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सेफ्टी, उसके जो फिजिकल एंड इमोशनल नीड होंगे डाइंग पर्सन को, उसको हम किस तरह पूरा करेंगे, किस तरह उसके फैमिली को हम सपोर्ट करेंगे, उसको जो है हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म वगैरह करेंगे। इसके बाद मोर देन over the nurse must explain what is happening to the patient and the family and be confident who listen to them talk about dying। क्या होगा कि जो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है या डाइंग वगैरह, तो ये उस पेशेंट के साथ डिस्कस करना, उसके फैमिली के साथ डिस्कस करना, तो ये नर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको कॉन्फिडेंट मिले, इसको कॉन्फिडेंटली उनके साथ जो है शेयर कर ले, ताकि उसको अच्छे तरीके से फैमिली वाले सुने और उसको समझे। इसके बाद हमारे पास हॉस्पिस केयर, अटेंशन टू फैमिली एंड इंडिविजुअल साइको सोशल इश्यूज एंड सिम्टम एंड पेन मैनेजमेंट आर ऑल पार्ट ऑफ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हॉस्पिस केयर, हॉस्पिस केयर किसे कहते हैं, वो केयर जो हमारे पास एंड स्टेज डिजीज पर्सन को लोगों को दी जाती है। इसके बाद उसकी फैमिली के अटेंशन, जो साइको सोशल कुछ इश्यूज हैं या सिम्टम्स है, उस पर्सन के सिम्टम या उसको पेन वगैरह है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसकी मैनेजमेंट करना डाइंग पेशेंट में, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये है जिम्मेदारी नर्स की। कि चूंकि उसकी डिजीज ट्रीट तो नहीं हो सकती, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है या उसको पेन वगैरह है, उसको तो हम कम कर सकते हैं। The nurse must also be concerned with ethical consideration and quality of life issue that affect dying people। इसके बाद जब हमारे पास एक पर्सन की डेथ हो रही होती है, तो वहाँ पे जो ethical consideration होते हैं, जो ethical rules principle होते हैं, उसको, और हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज है बाकी पर्सन्स की या उस पर्सन की, तो इसके बारे में जितनी भी एथिकल प्रिंसिपल, जितनी भी एथिकल रूल्स, जितनी भी एथिकल इशू आपके साथ आ सकते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके के साथ पता होना चाहिए। एज अ नर्स ऑफ utmost important to the patient is assistance with a transition from living to dying, maintaining and sustaining relationship, finishing well with the family and accomplishing what need to be said and done। इसमें ऐसा है हमारे पास कि जब एक पर्सन लाइफ की तरह से डेथ की तरफ जा रहे हैं, तब उसका जो रिलेशन है अपने फैमिली के साथ, जो उसके लास्ट टाइम से लास्ट मोमेंट है अपनी फैमिली के साथ, उस दौरान उस पेशेंट को जितनी नीड्स वगैरह है, तो इन तमाम की जिम्मेदारी, इन तमाम को फुलफिल करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये हमारे पास है नर्स की। इन द हॉस्पिटल, इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी एंड इन होम सेटिंग, द नर्स एक्सप्लोर चॉइस एंड एंड ऑफ लाइफ डिसीजन विद द पेशेंट एंड फैमिली। के आप पेशेंट और उससे रिलेटेड, पेशेंट ये के हेल्थ के रिलेटेड आप जो भी डिसीजन लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आप पेशेंट और उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। उससे जो है परमिशन के बाद जो आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी आप उसकी केयर कर रहे हैं, वो उसमें आपने पेशेंट और उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। एंड ऑफ लाइफ डिसीजन इसे कहते हैं कि हमारे पास कुछ कंट्रीज में इस तरह होते हैं कि जब एक पर्सन मरने वाला होता है, उसकी चांसेस कम होती है,
ज़िंदगी के, तो फिर क्या हो जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट स्टॉप कर दी जाती है और फिर वो हमारे पास खुद ब खुद मर जाता है, या क्या होते हैं कि उसको कोई चीज़ दे के उसको मार दिया जाता है। तो इसको कहते हैं एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस, कि पर्सन की लाइफ किस तरह एंड होनी है। तो इस तरह की जो डिसीजन है इसमें आप फैमिली या पेशेंट को इन्वॉल्व लाजमी करेंगे। और लास्ट लाइन हमारे पास है कि रिफर टू होम केयर एंड हॉस्पिटल सर्विस एज वेल एज स्पेसिफिक रेफरल अप्रोप्रिएट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सिचुएशन आर इनिशिएटेड। और अगर आप किसी पर्सन को, किसी जो है एंड स्टेज डिजीज वाले पर्सन को होम भेजते हैं या कोई हॉस्पिटल केयर सेंटर भेजते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे आपने मैनेजमेंट सिचुएशन, वहाँ पे डिफरेंट कंडीशन वगैरह डिफरेंट सिचुएशन है वो आपने इस मुताबिक बनाने होंगे कि वहाँ पेशेंट्स के लिए सुटेबल हो। द नर्स इज आल्सो एन एडवोकेट फॉर डाइंग पर्सन एंड वर्क टू अपहोल्ड दैट पर्सन राइट। इसके बाद जो हमारे पास डाइंग पर्सन्स होते हैं उनके भी अपने राइट्स होते हैं, उसको आप टाइम से पहले नहीं मार सकते, उसकी जो नीड्स है वो आप पूरी करेंगे। वो अगर कोई वेंटिलेटर पे है या कोई ऑक्सीजन वगैरह पे है तो वो फिर क्या करेगा, उस रिसोर्स से वो फ़ायदा उठाएगा। तो इस तरह के जो हमारे पास इश्यूज होते हैं इसमें नर्स एज एन एडवोकेट भी काम करेगी, वो अपने पेशेंट के लिए हक मांगेगी, जो उसका हक है वो उसको प्रोवाइड करेगी। तो ये हमारे पास जो है इस यूनिट का सेकेंड पार्ट था। इस दोनों वीडियो लेक्चर में आपको जहां पे भी कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक करें हमारे वीडियो को। ओके, थैंक यू।